हेलो एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट साइंस से रिलेटेड परावैज्ञानिक किरण है ना, ये सभी किरण के बारे में जानेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण, इसका खोज सबसे पहले अगर बात करेंगे तो रीटर ने किए हैं। तो परावैज्ञानिक किरण की खोज किसने की है? रीटर साहब ने किए हैं। तो रीटर किसका? परावैज्ञानिक किरण का, है ना। तो रीटर साहब वैज्ञानिक ने किए हैं। और ये किरण सूर्य में जो आर्क, स्पार्क, गर्भ निर्वात, स्पार्क और आयतित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है। सूर्य से आने वाली जो परावैज्ञानिक किरण होती है वह पृथ्वी पर आने में ओजोन परत को रोकती है। यानी सूर्य से जो आने वाली परावैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पर आने वाली जो ओजोन परत है उसको रोकती है। ठीक है, इसका काम है। इन किरणों द्वारा प्रकाश विद्युत उत्पन्न होती है। जितने भी इन किरणों होती है द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होती है। ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिससे प्रश्न पूछा गया है कि परावैज्ञानिक किरण की खोज किसने की है? तो रिटर्न है ना, रिटर्न साहब ने किया। ठीक है। और इसका उपयोग क्या है परावैज्ञानिक किरण के? तो जल को शोधन और कीटाणु रहित करने में, और साथ ही साथ अदृश्य दिखाई नकली दस्तावेज को पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए अल्ट्रा सोनी का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट यानी परावैज्ञानिक किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिएगा नोट में, इन किरणों का मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें त्वचा में कैंसर का खतरा भी हो सकता है। किससे? ये हो सकता है आपको परावैज्ञानिक किरण से। ठीक है। इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट है दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो दृश्य प्रकाश की खोज किसने की है? तो दृश्य प्रकाश की जो खोज की है वो न्यूटन ने की है ना। और इनका जो उत्पादन है वो स्रोत सूर्य, ज्वाला, विद्युत बल्ब, आर्क लैंप इत्यादि तापदीप्ति वस्तुओं से होती है दृश्य प्रकाश की। ठीक है। परावर्तन, अपवर्तनांक, व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन और प्रकाश विद्युत प्रभाव इनके गुण हैं, इनके क्वालिटी है। ठीक है। तो देखिए, दृश्य प्रकाश से संबंधित इंपॉर्टेंट बात हम लोग 2-3 को रखें। इसका खोज न्यूटन साहब ने की है। और इसका जो उत्पादन स्रोत है वो कहीं ना कहीं सूर्य से, ज्वाला से, विद्युत बल्ब से, आर्क से, लैंप से इत्यादि से होती है। ठीक है। और ये परावर्तन, अपवर्तनांक, व्यक्तीकरण और विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश विद्युत प्रभाव इनके गुण हैं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा औरक्त किरण। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि औरक्त किरण की खोज किसने किया है? तो हर्सेल ने औरक्त की खोज किसने किया है? औरक्त और हर्सेल इस तरह से रिलेट कर लेंगे। हर्सेल, हाँ हर्सेल। इसका जो इसके द्वारा जो ऊर्जा का जो संचरण होता है वो सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक औरक्त किरणों द्वारा ही पहुंचती है। ठीक है। यह किरण कोहरे और धुंध में भी काफ़ी दूर तक चली जाती है। इसलिए खराब मौसम व कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इनका उपयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है औरक्त किरण का। ठीक है। क्योंकि कोहरे और धुंध में भी ये काफ़ी दूरी तक चली जाती है। यही रीज़न है कि मौसम खराब होने के कारण भी कोहरे में इसे फोटोग्राफी के रूप में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है। टेलीविज़न जो टीवी है, रिमोट कंट्रोल में इनका किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका? औरक्त किरण का। किस में? टेलीविज़न, टीवी, रिमोट कंट्रोल में। ओके। नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। इसका खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया है। तो हेनरिक हर्ट्ज साहब ने किया है किसका खोज? सूक्ष्म तरंग का, है ना। सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म, मतलब माइक्रोवेव, है ना। तो सूक्ष्म तरंग का जो खोज किए हैं वो हेनरिक हर्ट्ज ने किया है। एकदम हेनरिक मतलब वो हेरियर रूप से, है ना। हेनरिक हर्ट्ज साहब ने की है। और इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। किसको? सूक्ष्म तरंग को लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं, क्योंकि लघु रूप में होता है। इसका उत्पादन विशेष निर्वातित नलिका से किया जाता है। इन तरंगों को परावर्तन और ध्रुवण की घटना होती है। किसमें? सूक्ष्म तरंग में। और इनका जो उपयोग है, यूज़ है, वो रेडार हो गया, उपग्रहों हो गया, बेतार संचार, माइक्रोवेव और तथा दूर संचार में किया जाता है। किसका? सूक्ष्म तरंग का। तो सूक्ष्म में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया है। ठीक है। और साथ ही साथ इसे रेडियो तरंग भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और इसका उपयोग है, यूज़ है, इस्तेमाल है, उपग्रहों, बेतार संचार हो गया, है ना, रडार, दूर संचार में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिर है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया है, आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। इसका उपयोग रेडियो दूर संचार में होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया इक्वेशन है, यदि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति v तथा तरंग दैर्ध्य लेम्डा हो तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा ये हो जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड देखें। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, आप सभी जानते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। यानी उसका पिच होता है तारत्व, क्वालिटी, गुणता और इंटेंसिटी, तीव्रता। देखिए तीव्रता के बारे में जानेंगे। यदि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई देती है
तो वह रीज़न होता है तीव्रता के कारण, है ना। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा ध्वनि के जो तीव्रता का SI मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि की तीव्रता व्यवहारिक मात्रा जो होता है डेसिबल होता है ना। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। बेल के 9वें भाग को या 10वें भाग को, तो 10वें भाग को क्या कहते हैं बताइए, डेसिबल कहते हैं, ठीक है। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य को सुनने के लिए हानिकारक नहीं है, यह WHO ने मान्यता दिया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर आप 45 डेसिबल की ध्वनि सुन रहे हैं कान में मनुष्य को, तो कोई हानिकारक नहीं है, नॉर्मल है, डोंट वेरी। इसके बाद अगर बात करेंगे 95 से 100 डेसिबल के बाद अगर ध्वनि कान में अगर सुनिएगा तो कहीं ना कहीं डेंजरस होगा, हानिकारक होगा, ये WHO के द्वारा बताया गया है। फुसफुसाहट की जो ध्वनि आती है वो कहीं ना कहीं 15 से 20 डेसिबल के ही बीच में होता है। तो फुसफुसाहट यानी फुस कर रहा है कितना, 15 से 20 में। साधारण बातचीत जो नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, कॉन्वर्सेशन बातचीत करते हैं, वो 30 से 35 30 से 40 करते हैं, सॉरी 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि पे करते हैं। और 45 डेसिबल की ध्वनि मतलब सुनने के लिए हानिकारक है या नहीं, तो हानिकारक नहीं है, सुन सकते हैं, गुड विल रहेगा, ठीक है। लेकिन 45 से ज़्यादा अगर सेंस कहेगा 95 से 100, तो उसमें कान की हानिकारक होता है, WHO की मान्यता ये है, ठीक है, बताया गया है उसके द्वारा। तो हम लोग 3-4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मतलब माइक्रोवाट मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर होता है, माइक्रोवाट। इसके बाद ध्वनि के जो तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक है वो डेसिबल है, आप सभी जानते हैं। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। 45 डेसिबल ध्वनि आदमी सुन सकता है, डोंट वेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 95 से 100 डेसिबल अगर सुनेंगे तो कान का हानिकारक होगा, WHO का मान्यता है। फुसफुस ध्वनि अगर बात कीजिएगा तो फुसफुस है ना, छोटा छोटा दम, फुसफुस अगर करना तो 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि में। और साधारण बातचीत करना, सिंपल है ना, तो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि में कर सकते हैं। पिच क्या होता है, तारत्व। देखिए तारत्व का मतलब यह होता है ना कि यदि ध्वनि का अवलक्षण जिसके कारण ध्वनि मोटा हो या पतली सुनाई देता हो, जैसे ध्वनि अगर आप बोलते हैं वॉइस अपना, तो मोटा होगा या पतला होगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा तारत्व पे। तो ध्वनि के जो तारत्व है ना, वो आवृत्ति पे निर्भर करता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पे। तो लड़की की जो आवाज़ होता है या मच्छरों की जो भिनभिनाहट होता है, इसके ये सभी का जो तारत्व होता है अधिक होता है, इसी कारण पतला सुनाई देता है ना। और लड़कों की जो आवाज़ होता है, मेढक की टर्राट होता है, वो तारत्व कम होता है, जिसके कारण आवाज़ मोटा सुनाई देता है, ठीक है। अब देखिए क्वालिटी मतलब गुण, गुणता क्या है। जब ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहेगा ना, तो ध्वनि के अंतर पर पाना गुणता के कारण होता है। देखिए एक बार और समझते हैं, गुणता मतलब क्या होता है, क्वालिटी। जब ध्वनि की तीव्रता हो गया है ना और तारत्व हो गया, दोनों समान होगा, दोनों समान रहने पर भी, दोनों समान इक्वल रहने पर भी ध्वनि में जो अंतर कर पाना गुणता का कारण होता है। दोनों समान रहेगा कि, लेकिन ध्वनि में जो अंतर करने का जो कैपेबिलिटी होगा वह गुणता के कारण होगा, ठीक है। गुणता ओवरटोन या अधिस्वरण या सनादि पर निर्भर करता है, ठीक है। तो गुणता किस पे निर्भर करता है, ओवरटोन, अधिस्वरण और सनादि पर डिपेंड करता है। गायक की आवाज़ में अंतरण, परिचितों की आवाज़ में अंतरण, विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ में अंतरण गुणता के कारण ही होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, गायक की आवाज़ होगा, है ना, अंतरण, परिचितों की आवाज़ का अंतरण, विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ के अंतरण गुणता के कारण ही पता चलता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान देखिए ध्वनि के वेग में प्रभावित करने का कारण है। जैसे तापमान को बढ़ाने से ध्वनि का जो वेग है ना वो बढ़ता है, तथा तापमान को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ध्वनि का वेग भी घटता है। तो ध्वनि की वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पे वायु की ध्वनि का वेग 61 सेंटीमीटर या 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा। कुछ 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं थोड़ा सा छोटे से वीडियो में। साउंड से रिलेटेड, जैसे आप सभी जानते हैं साउंड मतलब ध्वनि होता है। तो ध्वनि वह प्रकार का कंपन है जिसमें उत्पन्न अणुओं की गति के कारण होता है। ध्वनि के गमन के माध्यम होनी चाहिए, है ना। तो बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकते, आप सभी जानते हैं। कोई भी माध्यम होगा गमन करेगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि मानव जो है, मनुष्य है ना, कितनी ध्वनि सुनने के लिए एलिजिबल है या योग्य है, तो श्रव्य ध्वनि ऑडिबल ध्वनि किसको बोलते हैं, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है ना, तो उसी को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इसको मानव सुन सकता है, मनुष्य के लिए होता है। लेकिन कहीं आप देखिएगा अपश्रव्य ध्वनि जो इससे कम होता है, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं उसको, जो कुत्ता, बिल्ली, सांप और भूकंप की ध्वनि को बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि। तो कुत्ता कौन ध्वनि को सुनेगा,
अपश्रव्य ध्वनि, बिल्ली अपश्रव्य ध्वनि, सांप अपश्रव्य ध्वनि। लेकिन प्राश्रव्य ध्वनि की अगर बात करेंगे तो चमगादड़ हो गया है ना, डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, परपाइसिस हो गया, ये सभी अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनेंगे प्राश्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि कुत्ता, बिल्ली, सांप, श्रव्य ध्वनि मनुष्य, प्राश्रव्य ध्वनि चमगादड़, डॉल्फिन। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्राश्रव्य ध्वनि की दाब वैद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्राश्रव्य ध्वनि के उपयोग यूज़ क्या है, जैसे गेठिया के उपचार में, समुद्र के जहाज़ों को खोजने के लिए सोनार के रूप में, है ना, द्रव घोलक के रूप में, अल्ट्रासोनोग्राफी के रूप में इसका यूज है प्राश्रव्य ध्वनि का। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी क्रिया में वायु का तापमान नियत होता है तो समतापीय प्रक्रम कहलाता है। जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बढ़ता है जबकि ऊष्मा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाता है ना। ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्ध्य है जबकि द्रव में सतह के अनुप्रस्थ है, तथा द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य तथा ठोस के अनुप्रस्थ में अनुदैर्ध्य दोनों होता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हम लोग जानें ध्वनि से संबंधित और तरंगे से संबंधित। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।